लोकसभा सिक्योरिटी चक्र पर बड़ी मुसीबत। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए बनाई कमेटी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत केस किया दर्ज। मध्य प्रदेश में विपक्ष का नेता चुनने की कवायद तेज। कांग्रेस विधायक दल की आज भोपाल में होगी बैठक। बैठक के बाद होगा विपक्ष के नेता का फैसला। राजस्थान में नए सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह कल। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष होंगे शामिल। अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा समारोह। 17 और 18 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। काशी अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस की दिखा सकते हैं हरी झंडी। 3 राज्यों में भारी जीत के बाद पहला दौरा। बर्फ से ढके कश्मीर, उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी से समूचे उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। 5 डिग्री पर पहुंचा मुजफ्फरनगर का पारा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फटा बम फटने से प्रभात नाम के छात्र का उड़ा पंजा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज की तमाम अहम खबरों पर, जहां पहली खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर संसद भवन की सुरक्षा में चूक का मामला। संसद भवन की सुरक्षा में चूक का मामला। गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया। गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया है, जहां पर जांच समिति का गठन भी गृह मंत्रालय की ओर से किया गया। सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह करेंगे इसकी अध्यक्षता। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ हुए शामिल। जांच समिति सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी। खामियों की पहचान और आगे की कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। जांच समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर संसद भवन की सुरक्षा में हुए चूक के मामले पर गृह मंत्रालय ने घटना की जांच का आदेश दिया है। बता दें कि बीते दिन संसद में कुछ लोग घुस गए थे बाहर से, जिन्होंने वहां की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन लोगों का घुसना और वहां पर इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं संसद की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से एक जांच समिति भी गठन की गई है, जहां जांच समिति सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच करेगी। आपको बता दें कि संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्रालय ने जांच समिति एक गठित की है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इस घटना का जांच का आदेश दिया है, जहां पर सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। साथ ही इसमें सुरक्षा एजेंसी और एक्सपर्ट भी शामिल हैं। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य भी शामिल हैं। वहीं जांच समिति सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच की जाएगी। खामियों की पहचान और आगे की कार्रवाई की भी सिफारिश करी जाएगी। जांच समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। संसद भवन की सुरक्षा में हुए चूक का मामला। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय ने जांच समिति का आदेश दिया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर संसद में सुरक्षा चूक का मामला। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां संसद में सुरक्षा चूक का मामला। सागर शर्मा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय। सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी सागर ने लिखा। 15 फरवरी को लिखा, भारत एक भयानक स्थिति में है। स्त्री जीवन भौतिकवाद पर सोशल मीडिया पर लिखा,
सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी सागर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा। वहीं बीते 15 फरवरी को लिखा कि भारत एक भयानक स्थिति में है। स्त्री जीवन भौतिकवाद पर सोशल मीडिया में लिखा। शहीद भगत सिंह की तस्वीर को भी बनाया था कवर फोटो। संसद में सुरक्षा के चूक का मामला सामने आ रहा है। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर सागर शर्मा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। सागर शर्मा ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी लिखा है। जहां सागर ने 15 फरवरी को लिखा कि भारत एक भयानक स्थिति में है। सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी सागर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा और लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं प्रवेश आपका। देखा जाए तो संसद में कल सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की बात सामने आई है, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन कर लिया है और सीआरपीएफ के महानिदेशक इस जांच कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? जो है पहले अलाउ था संसद भवन में, उसको बंद कर दिया गया है। कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर जितने भी कुछ पास एडवांस की तारीख में बन जाते थे उनको भी आज से जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके अलावा सुरक्षा की बात करें तो जिस तरीके से कल ये दो लोग अंदर घुस गए थे, सागर और मनोरंजन, दोनों की जिस तरीके की हरकत अंदर हुई, सारी व्यवस्था को देखने के बाद चाक चौक व्यवस्था कर दी गई है। किसी प्रकार से किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। कोई भी सांसद अंदर पहुंचेगा उसकी 4 जगह चेकिंग की जाएगी। अमूमन पहले 3 जगह की जाती थी। इस तरीके का जो माहौल है पूरा कर दिया। लेकिन दूसरा बड़ा अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो विक्की शर्मा है, जो गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, उसका जो है लंदन से कनेक्शन सामने आ रहा है। उसका मकान मालिक लंदन के मकान में रहता है। और सबसे बड़ी और अहम जानकारी जो दिल्ली पुलिस ने सूत्रों के हवाले से जो मुझे मिली है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो मकान मालिक है वो विक्की शर्मा को हर महीने पैसा भेजता है, जिसकी वजह से उसका पूरा खर्चा चलता है। तो दिल्ली पुलिस का जो एंगल है इस समय ये जानने की कोशिश है। किराएदार है, किराएदार पैसा देता है अमूमन, लेकिन उसको मकान मालिक लंदन से हर महीने एक अमाउंट भेजता है, जिससे विक्की का पूरा खर्चा चलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ संगठन ऐसे भी हैं, आतंकवादी संगठन कह लीजिए या कुछ संगठन देश विरोधी संगठन है कह लीजिए, वो लंदन से भी सक्रिय रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जांच करने के जो एंगल है, दिल्ली पुलिस का एंगल थोड़ा सा उधर चला गया है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि जो ललित झा है, जो इन सबके मोबाइल लेके गायब है, उसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है और कोशिश मोबाइल दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाए ताकि वो बड़ी ही आसानी से पूरे केस को साफ कर सके। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि अमूमन किराएदार जो है वो मकान मालिक को पैसा देता है, पर यहाँ पर उल्टा नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर जांच समिति को इस बात पर भी जांच करनी चाहिए। वहीं हमारे साथ भरत भी जुड़े हुए हैं। भरत, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो जो हमारा एक और आरोपी है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बहुत कुछ सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी लिखा है। क्या इसके अलावा सोशल मीडिया से कोई उसके ऐसी बात सामने आ रही है जहां पर जो संसद में हमला हुआ है उसको लेकर के उसने पहले से ही कुछ पोस्ट किया हो? कुछ इस प्रकार की बात सामने आ रही है? देखिए, उसके 2 सोशल अकाउंट है। जो सागर शर्मा है, बेसिकली वो लखनऊ पे रहने वाला था, लखनऊ के आलमबाग के अंतर्गत रामनगर पड़ता है। यही सागर शर्मा है जिसने सदन के अंदर जो गया था और जो कुछ मचा रहा था, जिस तरीके से सांसदों ने उसको पकड़ा और मारा भी। फिलहाल जब उसकी जांच की गई, उसका एड्रेस खंगाला गया तो वो लखनऊ के रामनगर का निकला, आलमबाग के अंतर्गत था। उसको उसके घर जब पहुंचे तो साफ तौर पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट तक जब हम लोग पहुंचे तो तमाम जो चीजें सरकार के खिलाफ लिखी थी, चाहे वो लिखा था कि भारत एक भयानक स्थिति में, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर, और उसमें अपने जो प्रोफाइल जो पिक लगाई हुई थी वो सरदार भगत सिंह की लगाई हुई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सबसे बड़ी बात जब हम लोगों ने खंगाला कि ये बेसिकली कहाँ काम करता था, तो ये जानकारी निकल के आई। जो सागर शर्मा था वो 3 महीने पहले एक बैटरी रिक्शा खरीदा था, जो रिक्शा चलाकर अपने जीविका को अपने परिवार से पाल रहा था। उसके जो पिता है वो कारपेंटर हैं, जो लखनऊ में 20 साल से रह रहे हैं। और 3 महीने पहले की अगर बात करते हैं तो ये बेंगलोर में था।
बेंगलोर में इनके घर वाले ये नहीं बता पाए कि किसके साथ था, क्या काम करता था, लेकिन जो जानकारी सोर्सेस लगाने की कोशिश उन्होंने की तो वो एक प्राइवेट जॉब करता था। सबसे बड़ी बात है कि जब बेंगलोर में रहा तो ये किन किन लोगों के संपर्क में आया, और जो 4 अन्य लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इन लोग से आपस में ये टच कैसे आए, तमाम चीजें अब तमाम जो जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं, आखिरकार इनकी साजिश क्या थी, क्या इनके माइंड में प्लान चल रहा था, किस तरीके से ये संसद में जिन्होंने इस अंजाम दिया, सुरक्षा जो चूक नजर आई, क्या क्या इन लोगों के माइंड में सेटअप, कोई और खतरनाक दिमाग में इन लोगों की वारदात तो नहीं चल रही थी। अब तमाम एजेंसियां हैं इस पर खंगाल रही हैं, लेकिन लखनऊ पुलिस की बात करें, कल तमाम जो लखनऊ पुलिस के अधिकारी सागर शर्मा के घर पहुंचे, वहां पर जांच पड़ताल करी, उनके भाई से, उनके मामा से पूछा, उनकी मदर से पूछा, उनके पापा से पूछा, उनकी सिस्टर से पूछा, तमाम जो आस पड़ोस से भी जानकारी पुलिस ने जुटाई कि इसका नेचर कैसा था, आस पड़ोस वालों से कैसे संपर्क में था, इनके बात किसी को जब करता था तो देश विरोधी बातें तो नहीं करता था। तमाम एंगलों से अब जांच पड़ताल की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जिस तरह से उसने पोस्ट डाले थे वो साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ वो लगातार उगल रहा था। और अब किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां क्या सामने लेके आती, क्या जांच पड़ताल में निकलता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को जब ये जानकारी हुई कि सागर शर्मा ने इस घटना को अंजाम दिया, वो शामिल था, वो संसद के अंदर तक पहुंचा, तो उनके घर वाले भी शायद पहले बहुत परेशान हुए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये कैसे पहुंचा, इनके कौन दोस्त थे, ये हमारे पास जानकारी नहीं है, कि हम लोग भी सुनकर शॉक्ड है। उनके परिवार वालों का साफ तौर पर यही कहना था। जी जी, यानी कि उनके परिवार की तरफ से कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है जिसमें ये देखा जा सके कि वो कुछ देश विरोधी बातें भी करता है, या फिर उसके जो भी बातचीत करने का तरीका है उससे भी इस प्रकार का कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जब जानकारी हम लोगों ने तमाम लोगों से जुटाई, बात करने की कोशिश करी और बात करी भी उन लोगों ने, तो ये साफ तौर पर कभी उन लोगों के सामने ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी इस तरीके की जो हरकत है वो कर सकता है। लेकिन हाँ, जो 3 महीने पहले उससे बैटरी रिक्शा खरीदा, वो जानकारी मिल रही है कि उसने कैश पे खरीदा। इतनी बड़ी रकम जो 1.5 से 2 लाख के आसपास की रकम इसके पास कहाँ से आई, तमाम चीजों की जो सुरक्षा एजेंसियां, जो लोकल पुलिस है, वो जांच पड़ताल कर रही है। बैंगलोर में जब काम करता था तो किन लोगों के संपर्क में था, किन लोगों के संपर्क में आके इन चारों की एक योजना बनाई, ये चारों आपस में कैसे मिले, जो 5 लोग। अब सबसे बड़ी बात है, जब तो मोबाइल मिलेंगे, मोबाइल डिटेल खंगाली जाएगी, तमाम जो चीजों पर अब जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही सब चीजें उजागर होंगी। फिलहाल अगर आस पड़ोस की माने तो इस तरीके की उसकी हरकत जो अब कल देखने को मिल गई, वैसी ऐसी कोई उसके चेहरे पर दिखता नहीं था कि इस तरह की घटना को वो अंजाम दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मोहल्ला शॉक्ड है कि उसके आस पड़ोस में रहने वाला एक युवक है जो इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं घर वालों को भी इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इस तरीके की कोई घटना भी उसके द्वारा की गई है। वहीं प्रवेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो जो खालिस्तानी आतंकी है वो पन्नू, उसने ये इस बात की धमकी दी थी कि 13 तारीख को वो संसद पर हमला कर सकता है, जिस पर दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो हाई अलर्ट पर है, उन्होंने हाई सिक्योरिटी कर रखी है और जांच में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जांच नहीं, सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और उसके बाद संसद में इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अमूमन देखा जाता है कि कई संगठन ऐसे हैं जो लगातार जो है इस तरीके की धमकी या मेल भेजते रहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर उसकी सुरक्षा का जो है चाकचौन व्यवस्था कर देती है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अंदर घुसे, उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो सेंध है उसको कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सागर शर्मा जिस रिश्तेदार के पास रुका था वो विक्की शर्मा ही है, और दोनों का कनेक्शन रिश्तेदारी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा आ रहा है वो लंदन से आ रहा है, तो जो सूत्रों के हवाले से सीधे तौर पर जो सुई घूम रही है वो विक्की शर्मा के लंदन कनेक्शन से घूम रही है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा भेजा जा रहा था वो इस सारी योजना के लिए भेजा जाता था, या फिर वो किसी ऐसे संगठन के लिए रहते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कोई काम कर रहा था। क्योंकि कोई भी शख्स अपना मकान देकर खुद लंदन में शिफ्ट हो जाए और हर महीने उनको एक मोटी रकम भेजे, जिसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि विक्की शर्मा एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम किया करता था, लेकिन जब से इस मकान में आया बताया जा रहा है कि उसने किसी प्रकार का काम करना छोड़ दिया। 24 घंटे वो अपना बस घर में रहता था। सुबह शाम पड़ोसियों ने कुछ जानकारी दी है कि वो सिर्फ कुत्ते घुमाने के रूप में लोगों को दिखाई देता था, नहीं तो वो ज्यादातर अपने घर में रहता था। और दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है, जब वहां से सर्च ऑपरेशन किया, जांच की गई, तो सुखदेव और भगत सिंह की किताबें और बात करें सीडियां, इस तरीके का जो माइंड मेकअप है सीधे तौर पर कहें वो
कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देता है। और जी प्रवेश, यानी कि अगर देखा जाए तो अब दिल्ली पुलिस और जितनी भी जांच समिति बनाई गई है उसका गठन किया गया है, तो हर एक छोटे से छोटे पहलू पर भी जांच करती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक छोटी सी कड़ी भी अगर उन्हें मिल रही है तो उस पर वो अच्छी तरीके से जांच कर रही है और अपनी पड़ताल पूरी कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीते दिन संसद में हुए हमले पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक जांच समिति का गठन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन आरोपियों के पास से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर योगी सरकार भोलेनाथ की नगरी काशी और श्री राम की नगरी अयोध्या की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हेली सेवा के साथ साथ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इस तरह काशी और अयोध्या हवाई और रेल सेवा शुरू की जा रही है। काशी अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अपने 2 दिवसीय दौरे पर 17 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और साथ ही इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। पीएम के आगमन को लेकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर वाराणसी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां मिर्जा मुराद स्थित किसान इंटर कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा के चौपाल में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चौपाल में लोगों को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में भी मुख्यमंत्री देंगे जानकारी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का भी जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के आगमन को लेकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर पीएम के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री आज अपने वाराणसी दौरे पर हैं, जहां पर सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के चौपाल में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चौपाल में लोगों को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए जिस तरीके से 17 और 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं वाराणसी, और उससे पहले आज मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा एक चौपाल में भी शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त और कुछ क्या जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए विक्की। दौरे पे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसको लेकर उससे पूर्व जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं, 1 दिवसीय दौरे पे वाराणसी पहुंचेंगे। और आप बता दें आपको कि वो दोपहर 2 बजे जो अपने वाराणसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे बाबतपुर। उसके बाद जो है वहां से वो सीधे सर्किट हाउस जाएंगे, और जो पीएम के लेके जो आने की जो तैयारी है, पीएम जो 2 दिवसीय दौरे पे आएंगे, उनके जहां जहां पीएम का कार्यक्रम है उनकी तैयारियों को वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, उसको जांचेंगे तमाम, क्योंकि कई योजना है उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों द्वारा। तो उसको लेके आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं, और वो जो तमाम जो उनकी तैयारियां है पीएम की आने की तैयारियों को लेके जांचा परखा जाएगा। वहां से सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे और अपने पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। उनकी तैयारियों में कितनी जो स्वागत के लिए क्या कुछ किया जाए उसके लिए भी जोर देंगे। उसके बाद वो कटिंग मेमोरियल स्कूल जाएंगे, उसके बाद सेवापुरी किसान इंटर कॉलेज भी जाएंगे, वहां पे जांचेंगे परखेंगे। उसके बाद जो है आपको बता दें कटिंग मेमोरियल स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी उनकी तैयारियों को देखेंगे, क्योंकि आपको बता दें काशी तमिल संगमम जो सेकंड फेज यहाँ से शुरू होने जा रहा है उसका भी नमो घाट से शुरुआत होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उसी में शिरकत करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। उसको लेके भी योगी आदित्यनाथ आज जांचेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, उनकी तैयारियों को देखेंगे कि कितनी तैयारियां हो चुकी है। तो और सुरक्षा की व्यवस्था के भी इंतजाम की देखा जाएगा। उसके बाद जो है वो
काशी की जो तमिल संगमम है उसको जाएंगे। उसके बाद जो है देर शाम जो है योगी आदित्यनाथ जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार पे दर्शन करने जाएंगे और काल भैरव दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री का जितना पूरा डे प्लान है वो एक तरीके से प्लान कर लिया गया है, जिसमें वो जाकर मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि तमाम योजना समीक्षा बैठक करने के बाद जो विकसित भारत योजना है उसके बाद उसमें सम्मिलित करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी बता और उसमें जो है संबोधन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो विकसित भारत योजना जो तमाम चलाई जा रही है उसको लेके जो मुख्यमंत्री का भी आज वाराणसी आना और उसमें शिरकत करना, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के आने की तैयारियों को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। तो आज जो है दिन भर का जो रूट है वो मुख्यमंत्री का जो है पीएम के दौरे को लेकर मुख्य है, क्योंकि उनकी तैयारियों को जानेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को जानेंगे और क्या कुछ कहाँ की तैयारी है, पार्टी पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल, और विकी देखा जाए तो साथ ही 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। तो क्या इन दोनों दिन मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ वाराणसी में ही रहेंगे? बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पे प्रधानमंत्री आएंगे 17 और 18 को, लेकिन उनके साथ जो है प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे दोनों ही दिन, क्योंकि प्रथम दिन जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है अयोध्या से काशी को जोड़ने जा रहे हैं, जो नमो घाट पे जो हेलीकॉप्टर सेवा दिया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए, जो यहाँ से सीधे जो श्रद्धालु यहाँ से सीधे अयोध्या जानेंगे। तो राम नगरी और शिव नगरी को जोड़ने का जो ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी लिए, उसको कहीं ना कहीं अब जो है 17 तारीख को प्रधानमंत्री के हाथों उसका शिलान्यास शुरुआत किया जाना है। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन है, कई तमाम योजना है जिसको प्रधानमंत्री मोदी का बस अब इंतजार है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लगातार जो है प्रशासनिक अमला अपनी जोर शोर से लगी हुई है, स्थलीय निरीक्षण कर रही है। जहां जहां बिल्कुल, यानी कि विक्की देखा जाए तो प्रधानमंत्री को दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं, जिसका जायजा लेने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया विक्की आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 17 और 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री अपने वाराणसी दौरे पर रहेंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको आजमगढ़ से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा आज 2:25 पर अकबेलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:25 पर अकबेलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 2:27 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अकबेलपुर ग्राम पंचायत जहानागंज में होगी यात्रा। वहीं दोपहर 3:30 बजे राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं 4:10 पर अकबेलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। 4:10 पर अकबेलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4:20 पर अकबेलपुर हेलीपैड से रवाना होंगे सीएम। खबर आजमगढ़ से बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा है आज, जहां मुख्यमंत्री 2:25 पर अकबेलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे। 2:27 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अकबेलपुर ग्राम पंचायत जहानागंज में होगी यात्रा। दोपहर 3:30 बजे राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शाही ईदगाह के सर्वे की मांग पर फैसला। बता दें कि शाही ईदगाह की सर्वे की मांग पर आज फैसला होना है, जिसमें कोर्ट कमीशन से
सर्वे की मांग पर फैसला होना है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी पूरी। कोर्ट कमीशन से सर्वे की मांग पर फैसला। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी पूरी। दोपहर 2 बजे फैसला सुना सकता है हाईकोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर यह निर्णय सुनाया जाएगा। बता दें कि ये याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी, जिस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो राहुल, देखा जाए तो आज शाही ईदगाह मामले पर फैसला आने की बात आ रही है, जिस पर पिछली जब तारीख थी तब सुनवाई पूरी कर ली गई थी। इस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। तो क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि देखा जाए तो सुनवाई पूरी हो गई थी और जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था। अनम्यूट कर लीजिए राहुल। आज जी आज जो है कहीं न कहीं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों मन में एक ही बात चल रहा है कि आज फैसला क्या आएगा। और आने के बाद 2 बजे लमसम ये फैसला आ जाएगा। 2:10 2:20 तक जो बाहर निकल के आएगा उसे देखने के लिए कहीं न कहीं दोनों पक्ष के मन में चल रहा है कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा और क्या न्याय मिलेगा, आज भी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पिछले हफ्ता भी तारीख लगी थी, इससे पिछली बार चली थी, सुरक्षित रखी गई थी फाइल। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कहीं न कहीं 2 समुदाय का मुद्दा था, इसलिए इस पे संज्ञान लेते हाईकोर्ट ने आज जो है, आज हो सकता है कुछ नया फैसला इसमें दे दे कि क्या होना है। जी वही देखा जाए तो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि जो मस्जिद है उसी में नीचे जो है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, जहां पर उसकी सर्वे की मांग कर रहे हैं वो। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो स्तंभ है मस्जिद में उसमें कमल के निशान और शेषनाग के निशान भी हैं। इसको लेकर के उन्होंने ये याचिका दाखिल की है कि उन्हें सर्वे करने की इजाजत दी जाए। तो क्या अनुमान लगाया जाता है कि किसके पक्ष में आज कोर्ट फैसला सुना सकती है? जी सबसे बड़ी बात है कि जो वकील उनका जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास ठोस सबूत होगा, साक्ष्य होगा, तभी तो दायर किए हैं। और जो कमल का फूल बता रहे हैं और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो नीचे बता रहे हैं कि दबा दिया। किसी जमाने में कहीं ना कहीं बाबर उबर का जमाना था जिसमें मजबूती से लगे थे, भाई वो करवा दिए होंगे। इसे देखते हुए आज जो है कोर्ट क्या फैसला देता है, आज दिन आ जाएगा। और वकील जो हिंदू पक्ष वकील है वो कह रहे हैं कि ये सही सत्य है, इसी पे कोर्ट फैसला देगी। क्योंकि कोर्ट के जो न्याय है वो न्यायप्रिय है, उसकी बातें सब मानेंगे। यही हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, तो इसे मानना पड़ेगा। बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब ये याचिका दाखिल की गई है तो जाहिर तौर पर उनके पास कुछ ऐसे सबूत ही होंगे जिसके आधार पर उन्होंने ये याचिका दाखिल की है। और अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, किसके पक्ष में कोर्ट जो है वो फैसला सुनाता है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शाही ईदगाह के सर्वे की मांग पर आज फैसला आना है और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद में नीचे जो है वो श्री कृष्ण की मूर्ति दबा दी गई थी किसी जमाने में, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो मस्जिद में स्तंभ हैं उन पर कमल की कलाकृति और शेषनाग की कलाकृति भी देखी गई है। आज दोपहर 2 बजे इस पर फैसला आएगा। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट किसके पक्ष में यह फैसला सुनाती है। दोपहर करीब 2 बजे हाईकोर्ट की तरफ से आएगा इस पर फैसला। वहीं कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के मामले पर आज फैसला आएगा। और इसी बीच प्रयागराज से एक और खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर बता दें, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश। प्रदेश भर में सरकारी जमीनों की जांच का आदेश।
नियम विरुद्ध वक्फ में दर्ज की गई जमीनों की होगी जांच। कोर्ट ने एसीएस होम को जांच समिति बनाने के दिए आदेश। 30 दिन में पूरी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपने के आदेश। दोषी पाए जाने वाले राजस्व अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने सुनाया फैसला। पीलीभीत के तस्लीम हसन खान की याचिका पर आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश। खबर हम आपको बता दें, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश सामने आया है, जिसमें प्रदेश भर में सरकारी जमीनों की जांच के आदेश दिए गए हैं। नियम विरुद्ध वक्फ में दर्ज की गई जमीनों की जांच की जाएगी। कोर्ट ने एसीएस होम को जांच समिति बनाने के दिए हैं आदेश। 30 दिन में पूरी सील बंद लिफाफे में सौंपने के आदेश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने वाले राजस्व अधिकारियों पर करे कार्रवाई। कुछ इस प्रकार के आदेश भी कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। बता दें कि न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें पीलीभीत के तस्लीम हसन खान की याचिका पर दिया गया है आदेश। खबर प्रयागराज से बता दें, जहां पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश सामने आया है। प्रदेश भर में सरकारी जमीनों की जांच का आदेश आया है सामने। नियम विरुद्ध वक्फ में दर्ज की गई जमीनों की जाएगी जांच। कोर्ट ने एसीएस होम को जांच समिति बनाने के दिए हैं आदेश। 30 दिन में पूरी कोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपने के आदेश। दोषी पाए जाने वाले राजस्व अधिकारियों पर भी करे कार्रवाई। न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है, जहां पर पीलीभीत के तस्लीम हसन खान की याचिका पर आदेश दिया गया है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, देखा जाए तो आज प्रदेश भर में जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उनकी जांच के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से दिया गया है। इस पर अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी, आपसे बता दें, बर्ड फ्लू की जो जमीनें हैं, जो सरकार की जमीनें हैं, जो अतिक्रमण किए हैं, जो कब्जा किए हैं, उन्हें आज कोर्ट ने आदेश दिया है, उन्हें हटवाने के लिए कहा गया है। तो कहीं न कहीं जो अधिकारी थे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे उनके नाम चढ़ गया, कैसे सरकार की जमीन कोई ले सकता है, और सरकारी अमला भी तो इसमें मिले होंगे। वो इसे देखते हुए जो सरकारी अमला पे उसमें भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये कहा गया है कि जितने जमीन सरकार अवैध कब्जा किए हैं उस पर खाली करा जाए और कब्जा मुक्त करवा करके सरकार की जमीन सरकार को दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, वो गरीब तत्व के आदमी तो जमीन कब्जा नहीं किए हैं, जो पैसे वाले हैं वही पैसा दे करके वही कब्जा किए हैं और करवाए हैं। और जो पैसे के बल पे सारा काम किया गया है, तो जो गरीब आदमी किए नहीं है, गरीबों को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और राहुल, साथ ही देखा जाए कोर्ट की तरफ से अहम आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो सील बंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपसे बता दें कि जो अब इसकी जो टीम गठित हुई है, टीम गठित करके वो करने के बाद वो जो रिपोर्ट है वो पैकिंग में जाएगी। जो मजिस्ट्रेट रहे, जो वहाँ के जो न्याय मजिस्ट्रेट के जरिए वो वहाँ पहुँचा जाएगा, तो किसी के संज्ञान में न रहे, क्योंकि सब अपने बद बचाव के लिए कर रहे हैं। ये इस समय जो सरकार है वो कब्जा मुक्त करवा रही है। उसमें कोर्ट में जो याचिका दाखिल करे हैं वकील, वो उनके पक्ष में आया है। अब देखा बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो कोर्ट की तरफ से यह अहम आदेश दिया गया है, जिसको जाहिर तौर पर 30 दिन का समय भी दिया गया है, जिस पर देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर कितनी तेजी से काम करते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है। वहीं पीलीभीत के तस्लीम हसन खान की याचिका पर कोर्ट की तरफ से दिया गया है आदेश। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हम बता दें, एक
शक्ति से खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के शक्ति से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे जवान कमलेश साहू। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। सीएम विष्णुदेव साय के आने की जताई जा रही है संभावना। कल देर रात 11:30 बजे डिप्टी सीएम ने परिजनों से की थी बात। विजय शर्मा ने शहीद के पिता से फोन पर की थी बातचीत। बता दें कि डिप्टी सीएम ने परिजनों से की थी बातचीत। वहीं शहीद के पिता को डिप्टी सीएम ने ढांढस बंधाया। शहीद के परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। शहीद के पिता को डिप्टी सीएम ने ढांढस बंधाया। शहीद के परिवार को लेकर दिया हर संभव मदद का भरोसा। शक्ति जिला के हसौद के रहने वाले थे शहीद कमलेश। आमदई खादान में हुए आईईडी ब्लास्ट में हुए थे शहीद। शहीद जवान के घर जा सकते हैं डिप्टी सीएम। खबर शक्ति से सामने आ रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे जवान कमलेश साहू। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। सीएम विष्णुदेव साय के आने की जताई जा रही है संभावना। कल देर रात 11:30 बजे डिप्टी सीएम ने परिजनों से की थी बात। विजय शर्मा ने शहीद के पिता से फोन पर की थी बातचीत। शहीद के पिता को डिप्टी सीएम ने ढांढस बंधाया। शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी डिप्टी सीएम ने दिया। शहीद के पिता को डिप्टी सीएम ने ढांढस बंधाया। शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया डिप्टी सीएम ने। वहीं शक्ति जिला के हसौद के रहने वाला बताया जा रहा था शहीद कमलेश। आमदई खादान में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुआ था कमलेश। तो यह अहम खबर बता दें, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कमलेश साहू के घर जा सकते हैं डिप्टी सीएम। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। सीएम विष्णुदेव साय के आने की भी जताई जा रही है संभावना। कल देर रात 11:30 बजे डिप्टी सीएम ने परिजनों से की थी बातचीत। विजय शर्मा ने शहीद के पिता से फोन पर की थी बातचीत। शहीद के पिता को डिप्टी सीएम ने ढांढस बंधाया। शहीद के परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। शहीद के पिता को डिप्टी सीएम ने ढांढस बंधाया। शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। वहीं शक्ति जिला के हसौद के रहने वाले बताए जा रहे हैं शहीद कमलेश। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अवधेश टंडन जुड़े हुए हैं। अवधेश, देखा जाए तो शहीद कमलेश के अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम के पहुंचने की बात सामने आ रही है। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए। पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा निर्मल सिन्हा जी के द्वारा फोन लगाकर सूचना दिया गया, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग पहुंच सकते हैं बोल के, डिप्टी सीएम और सीएम। तो देखा जाए तो यानी कि सीएम के आने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं? सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था है। एसपी कलेक्ट्रेट भी आए हुए हैं अभी ऑन स्पॉट स्थान पे, और हसौद थाना की स्टाफ लोग सब तैनात हैं। जी, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम तो आ रहे हैं, वही अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि शहीद कमलेश के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचेंगे शक्ति।
रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं खबरों का और राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 1 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। बीते 20 दिनों में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से हुई लागू। दिल्ली में सीएनजी को 76.69 रुपए किलो हुई। बता दें कि नोएडा में सीएनजी 52.20 रुपए प्रति किलो हुई। गाजियाबाद में सीएनजी 81.20 रुपए प्रति किलो हुई। आपको बता दें कि एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, जहां पर आज से सीएनजी में फिर से दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज से सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं, 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी। 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी, जहां बीते 20 दिनों में दूसरी बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम। सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू कर दी गई हैं। एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, जिसमें 1 रुपए प्रति किलो सीएनजी महंगी बताई जा रही है और सीएनजी के ये दाम आज से ही लागू कर दिए गए हैं। बीते 20 दिनों में दूसरी बार सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रेटर नोएडा में सीएनजी 80 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हुई। एनसीआर में एक बार फिर से बढ़े हैं सीएनजी के दाम। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। 1 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है सीएनजी, जिसपे बीते 20 दिनों में दूसरी बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम। सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से हुई लागू। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 56 रुपए 59 पैसे प्रति किलो हुई। वहीं गाजियाबाद में सीएनजी 81 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हुई। वहीं खबर बरेली से बता दें, जहां पर तहसील के पास अवैध निर्माण कराने का आरोप। सपा नेता पर अवैध निर्माण कराने का लगा आरोप। सपा नेता पर अवैध निर्माण कराने का लगा आरोप। पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना ने की मामले की शिकायत। मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों से की शिकायत। शिकायत के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवाया। मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष पर संरक्षण देने का आरोप। नगर पालिका अध्यक्ष आबिद अली पर लगे गंभीर आरोप। अंबाला नगर का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर बरेली से बता दें, जहां पर तहसील के पास अवैध निर्माण कराने का लगा आरोप। सपा नेता पर अवैध निर्माण कराने का लगा आरोप। पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना ने की मामले की शिकायत। मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों से भी की गई शिकायत। मेरे संज्ञान में आया है कि जो पूर्व चेयरमैन है संजीव सक्सेना जी, उन्होंने मेरी कोई शिकायत करी है कि मैं अवैध निर्माण करा रहा हूँ। उस शिकायत जब करी तो पीडब्ल्यूडी के एई और जेई और उनकी पूरी टीम आई थी पैमाइश करने, और उन्होंने उस जमीन की पैमाइश की जो मैं निर्माण करा रहा हूँ उससे मैं 10 फीट पीछे बना रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी से मेरा कोई मतलब नहीं है, वो अपनी पैमाइश करके चले गए। तहसील की टीम भी आई थी, लेखपाल साहब की भी, उन्होंने पैमाइश करी थी। ये हमारा 384 गाटा संख्या है, जो हमारी पैतृक भूमि है, जिसमें हम लोगों के पूरे मकान बने हुए हैं। 10.5-11 बीघा का नंबर है, वो हमारी पैतृक भूमि है। और लगभग 85 साल से हम लोग उसमें अपने पशु बांधते आ रहे थे। गाय हमारी वहाँ पलती हैं, उसी में हम गौशाला का ही अपने गायों का इंतजाम कर रहे थे। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब ने अपने चेयरमैनी कार्यकाल में पूरे नगर के अंदर कौन कौन सी जगह कब्जे कराएं, सब हमारी जानकारी में है, आप लोग भी जानते हो।
लेकिन हम आज इस सीट पे हैं तो हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, बल्कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं और अपने नगर की जनता को भी बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि संजीव सक्सेना जी अवनीश तिवारी जी के परिवार से व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं। पिछली बार श्री रजनीश तिवारी जी जब प्रधान लिपिक थे तो इन्होंने अपने चेयरमैन रहते हुए उनकी सारी सेवाएं समाप्त करी थी। शिकायत इसकी आई थी अतिक्रमण की, उसके अनुसार टीम मौके पर गठित हमारे अधिशासी अभियंता निर्माण खंड द्वारा एक टीम गठित की गई PWD की, जिसमें हमारे अमीन साहब और हम और हमारे ये साहब तीनों मिलकर ने वहाँ पे मौके पे जाके पैमाइश करी है और अभिलेखों के अनुसार जो PWD की जगह होगी उसकी रिपोर्ट जो है अपने अधिकारी को सौंप दी जाएगी और उसी के अनुसार इसका अगर अतिक्रमण होगा तो वहाँ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ होकर अयोध्या से दिल्ली चलेगी वंदे भारत। नए रैंक का आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से हुआ। आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से उत्तर रेलवे को हुआ। नए रैंक का आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से हुआ। आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से उत्तर रेलवे को हुआ। 16 दिसंबर को इसे उत्तर रेलवे को सौंप दिया जाएगा। नए रैक का आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से किया गया। आवंटन रेल कोच फैक्ट्री से उत्तर रेलवे को हुआ। 16 दिसंबर को इसे उत्तर रेलवे को सौंप दिया जाएगा। ट्रेन में 8 कोच होंगे। समय सारणी बनाई जा रही है। वहीं बता दें कि 6 जनवरी से शुरू होगी अयोध्या से इंडिगो की फ्लाइट। दिल्ली के लिए 10 जनवरी से प्रतिदिन इंडिगो की फ्लाइट। अयोध्या से दिल्ली के लिए 10 जनवरी से प्रतिदिन इंडिगो की फ्लाइट। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 6 जनवरी से। अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद की फ्लाइट होंगी शुरू। दिल्ली के लिए 10 जनवरी से प्रतिदिन इंडिगो की फ्लाइट। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 6 जनवरी से। अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद की फ्लाइट होगी शुरू। 6 जनवरी को सुबह 11:55 पर दिल्ली से उड़ान भरेगी फ्लाइट। 6 जनवरी से शुरू होगी अयोध्या से इंडिगो की फ्लाइट। बता दें कि अयोध्या से दिल्ली के लिए 10 जनवरी से प्रतिदिन इंडिगो की फ्लाइट शुरू की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी। विकसित भारत का संकल्प हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य। विकसित भारत का संकल्प हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य। योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों का सम्मान। योजनाओं से छूटे पात्र व्यक्तियों की सूची हो रही है तैयार। आज योगी सरकार के मंत्री अलग अलग जगह पर रहेंगे मौजूद। बता दें कि मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मेरठ में सोमेंद्र तोमर। देश की बात में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।